फरवरी 2026 के आखिरी दिन मिडिल ईस्ट की नाजुक शांति वॉज ब्रोकन। एक ऐसी हरकत जिससे पूरी दुनिया हिल गई। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनेई के तेहरान वाले पर्सनल कंपाउंड को टारगेटेड। हमला बहुत तेजी से हुआ, सटीक था और इसका असर भी बहुत वॉज टेरेबल। कुछ ही घंटों में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कंफर्म कर दिया कि अयतोल्ला खामेनी, वो आदमी जिसने ईरान पर 30 साल से ज्यादा राज किया था, इज नो मोर। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह ईरान की लीडरशिप को जानबूझकर खत्म करने जैसा था। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने पहले से ही अशांत इस इलाके को खुले युद्ध के केओस में धकेल दिया और इस्लामिक रिपब्लिक पर किसका कंट्रोल है, इस बारे में गहरी अनिश्चितता क्रिएटेड। यह हमला हफ्तों से राइजिंग टेंशंस का वाज द रिजल्ट। फरवरी की शुरुआत से ही वॉशिंगटन और जेरूसलम दोनों ने तेहरान के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी थी और मिलिट्री की हलचल भी वाज इंक्रीजिंग। एक अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इजराइल में हाई लेवल डिस्कशंस के लिए थे, जिससे यह इशारा मिल रहा था कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन जल्द ही आने वाला है। अपनी तरफ से ईरान अंदरूनी अनस्टेबली से जूझ रहा था, कंट्री व्यापी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा था जिसने सरकार की पकड़ को टेस्टेड। ईरानी सरकार ने इजराइल पर उंगली उठाई थी, उस पर अपने घरेलू मामलों में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया था और धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो इसके देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए खमेनी के कंपाउंड पर हमला उन धमकियों का फाइनल जवाब था। एक लंबे समय से चली आ रही शैडो वॉर से डायरेक्ट घोषित कॉन्फ्लिक्ट में एक ड्रामेटिक एस्केलेशन। इस असैसिनेशन से पैदा हुआ लीडरशिप वैक्यूम वाज इमीडिएट एंड इमेंस। अयतोल्ला खमेनेई सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वह पूरे सरकारी सिस्टम और उसके रीजनल प्रॉक्सीज के विशाल नेटवर्क के लिए आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गाइड थे। यूएस इजराइल ऑपरेशन सिर्फ उन पर ही नहीं स्टॉप। हमलों की उसी पहली लहर में कम से कम 40 अन्य सीनियर ईरानी अधिकारी कथित तौर पर किल्ड। इस लिस्ट में अली शमखानी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और मेजर जनरल मोहम्मद बकपार, आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर। खमेनी के बेटे मोज्तबा का स्टेटस, जिन्हें एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, अभी भी अननोन है, जिससे ईरान को अब जकड़े हुए सक्सेशन क्राइसिस में कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी की एक और लेयर हैज बीन एडेड। संविधान के अनुसार ऐसे संकट में राज्य को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक अस्थायी काउंसिल की होती है, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान इंक्लूड्स। उन्हें अन्य सीनियर फिगर्स के साथ अब इस अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर में देश को संभालना है, जब तक कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा एक नया सुप्रीम लीडर नहीं इज इलेक्टेड। हालांकि इतने सारे प्रमुख डिसीजन मेकर्स के खत्म होने और देश पर एक फुल स्केल मिलिट्री हमले के साथ इस प्रोविजनल लीडरशिप की इफेक्टिवली शासन करने की क्षमता पर गंभीर सवाल आर अराइजिंग। यह हमला सिर्फ एक लीडर को मारने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने के लिए किया गया था, जिसे वह कमांड करते थे, जिससे ईरान अपने सबसे कमजोर पल में बिकेम डायरेक्शनलेस। पहले हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड एयर कैंपेन शुरू किया। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह एक फुल स्पेक्ट्रम हमला था जिसे इस्लामिक रिपब्लिक की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को सिस्टमैटिकली खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। अकेले पहले 12 घंटों में 900 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिसमें ईरान के 17 अलग अलग प्रोविंसेस के टारगेट्स पर हमला किया गया। काम का बंटवारा क्लियर था। यूएस मिलिट्री अपनी सुपीरियर एयर पावर और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज करने पर फोकस किया, जबकि इजरायली एयरफोर्स ने आईआरजीसी और रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के बचे हुए सीनियर लीडरशिप को खत्म करने पर ध्यान दिया। घोषित लक्ष्य बहुत एम्बिशियस और ट्रांसफॉर्मेटिव थे। सरकार को गिराना, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को हमेशा के लिए खत्म करना और रीजनल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए अपनी ताकत दिखाने की उसकी क्षमता को क्रिपल्ड करना। टारगेट्स की लिस्ट ने अलाइड स्ट्रैटेजी की कॉम्प्रिहेंसिव नेचर को दिखाया। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को दबाना था, ताकि चल रहे ऑपरेशंस के लिए एयर सुपीरियरिटी सुनिश्चित की जा सके। शुरुआती हमले में कम से कम 11 क्रिटिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स को हिट किया गया। साथ ही जात मिसाइल बेसेस, आईआरजीसी नेवल फैसिलिटीज और पावरफुल मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी या MOIS से संबंधित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। ड्रोन्स और प्रिसिजन म्यूनिशंस ने की इंडस्ट्रियल साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज भी शामिल थीं।
जो ईरान के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स की एक पहचान बन गई हैं। तेहरान में कई IRGC बेसिस पर हमला किया गया, जिससे सरकार की डिफेंस को कोऑर्डिनेट करने या राजधानी में संभावित इंटरनल डिसेंट को दबाने की क्षमता और कम हो गई। इस ऑपरेशन ने ईरान की नेवल पावर को भी निशाना बनाया, खासकर IRGC द्वारा नियंत्रित संपत्तियों को। IRGC फ्रिगेट्स पर हमले की पुष्टि हुई और पर्शियन गल्फ कोस्ट के साथ की नेवल बेसिस पर भी। निशाना बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट्स में से एक वह था जिसे मिलिट्री एनालिस्ट्स ने IRGC की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल ब्रिगेड बताया, जो मिनाब में स्थित थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक स्ट्रेटेजिक सिटी। इन नेवल और कोस्टल मिसाइल असेट्स को निशाना बनाकर US और इजराइल का मकसद ईरान को महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद करने या गल्फ में ऑपरेटिंग कमर्शियल शिपिंग और नेवल फोर्सेस पर हमले शुरू करने से रोकना था। टारगेट्स की प्रिसीजन और ब्रेड ने सालों की इंटेलिजेंस गैदरिंग और केयरफुल प्लानिंग को कुछ ही घंटों में सफल होते दिखाया। हवाई बॉम्बार्डमेंट का बड़ा पैमाना ईरानियन कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में सदमा और पैरालिसिस पैदा करने के लिए था। एक साथ लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स, कन्वेंशनल फोर्सेस और इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटसेस पर हमला करके US इजरायली कोalition एक ऐसी chaotic सिचुएशन बनाना चाहता था कि एक ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। अभियान सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर को नष्ट करने के बारे में नहीं था, यह सरकार और उसके समर्थकों की साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को तोड़ने के बारे में था। ओवरवेलमिंग फोर्स का प्रदर्शन करके अटैक पर उम्मीद करते हैं कि यह इस्लामिक रिपब्लिक के अंत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तेहरान में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देर तक ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। आज 2 मार्च 2026 तक यह वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है और इसे एक रीजनल बैटलफील्ड में बदल दिया है। एक डेस्परेट और फ्यूरियस रिस्पॉन्स में ईरान ने पूरे रीजन में टारगेट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और वन वे अटैक ड्रोन्स की बारिश कर दी। गल्फ के उन शहरों में धमाके हुए जो लंबे समय से स्टेबिलिटी और कॉमर्स के सिंबल्स रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई और अबू धाबी में ब्लास्ट्स की रिपोर्ट्स आईं और कतार की कैपिटल दोहा में भी। बहरेन में सायरन्स बजने लगे, जो एक की US नेवल हब है, जबकि कुवैत में US एम्बेसी कंपाउंड के ऊपर से धुआं उठता देखा गया, जिससे सिविलियन पॉपुलेशन में पैनिक फैल गया। ईरान का रिटेलिएशन सीधे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज पर था। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा था, जो उसके टेरिटरी के चारों ओर एक स्ट्रेटेजिक रिंग बनाते हैं। बहरेन, UAE, कुवैत, कतार और जॉर्डन में US इंस्टॉलेशंस सभी आग की चपेट में आ गए। इजराइल, जो इनिशियल स्ट्राइक का को-ऑथर था, उसे भी डायरेक्ट मिसाइल असॉल्ट का सामना करना पड़ा। कॉन्फ्लिक्ट का यह एक्सपेंशन ईरान के लीडरशिप पर हमले का एक प्रेडिक्टेबल, अगर खतरनाक, परिणाम था। सालों से तेहरान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर और रीजनल रिटेलिएशन के आइडिया पर आधारित रहा है, थ्रेटनिंग टू टर्न द एंटायर मिडिल ईस्ट इनटू अ वॉर जोन अगर उस पर कभी सीधे हमला होता है। वह थ्रेट अब कई कंट्रीज के लाखों पीपलों के लिए एक ग्रिम रियलिटी बन गया है। ईरान के काउंटर अटैक्स की शीयर वॉल्यूम के बावजूद उनकी इफेक्टिवनेस सरप्राइजिंगली लिमिटेड रही है। US सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने बताया कि उसके डिफेंसिव सिस्टम्स, जिसमें शायद पेट्रियट और थर्ड बैटरीज शामिल थे, ने इनकमिंग थ्रेट्स के वास्ट मेजॉरिटी को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। उन्होंने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स से अपनी फैसिलिटीज को कोई US कैजुअल्टीज और केवल मिनिमल डैमेज होने का दावा किया। इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस, जिसमें फेम्ड आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम्स शामिल हैं, ने भी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया। पहले दिन इजराइल और US बेसिस की ओर दागे गए लगभग 170 मिसाइल्स में से इजराइल में केवल 2 ने अपना मार्क पाया, एक बनेई ब्राक में और दूसरा टेल अवीव में, जिससे दुखद रूप से एक मौत और 21 इंजरीज हुई। गल्फ स्टेट्स में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए ड्रोन स्ट्राइक से केवल माइनर डैमेज और कुछ इंजरीज हुई। ईरान के पावरफुल नेटवर्क ऑफ रीजनल प्रॉक्सीज, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से रिस्पॉन्स कई एक्सपर्ट्स की उम्मीद से ज्यादा मेजर्ड रहा है। आज तक लेबनान में हेजबोला और येमेन में हाउथी मूवमेंट ने US इजरायली अग्रेशन की कड़ी निंदा की है, लेकिन अभी तक अपने मेजर रिटेलिएटरी अटैक्स शुरू नहीं किए हैं। हालांकि हेजबोला इंटरवेंशन को अभी भी हाईली लाइकली माना जा रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज का एक कोलिशन है, ज्यादा एक्टिव रहा है, जिसने 16 सेपरेट ड्रोन ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ईरान के मोस्ट पावरफुल एलाइज से यह रिलेटिव रिस्ट्रेंट बताता है कि वे एक डीपली फ्रैक्चर्ड ईरानियन लीडरशिप से क्लियरर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे होंगे, या अपने ऊपर सिमिलरली डेवस्टेटिंग रिस्पॉन्स को इनवाइट करने से वैरी हैं।
अंदरूनी तौर पर ईरानी शासन ने इस संकट पर बहुत सख्ती से प्रतिक्रिया दी है। वो अपनी बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और बड़े पैमाने पर फैलने वाले डर और असहमति को एक बड़ी बगावत में बदलने से रोकना चाहता है। उन्होंने सबसे पहले पूरे देश में लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया। ये एक बहुत सख्त कदम है और ऐसा पहले भी कई बार किया गया है। इसका मकसद पीपलों के बीच जानकारी के फ्लो को रोकना है ताकि प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज न किया जा सके और बाहर की दुनिया को ये देखने से रोका जा सके कि जमीन पर क्या हो रहा है। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हुए हमलों ने शासन की सड़कों पर अपनी बात मनवाने की क्षमता को कम कर दिया होगा, जिससे स्टेट कंट्रोल और पब्लिक गुस्से के बीच एक नाजुक बैलेंस बन गया है। आर्थिक और नागरिक जीवन पर इसका तुरंत और गंभीर असर पड़ा है। इस लड़ाई ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में हलचल मचा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, जो दुनिया के 1/3 समुद्री तेल के लिए एक अहम रास्ता है, अब गंभीर खतरे में है। अभी तक कमर्शियल वेसल्स पर सीधे हमले नहीं हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट से समुद्री ट्रैफिक में 70% की गिरावट आई है, क्योंकि शिपिंग कंपनियां अपने क्रू और कार्गो को खतरे में नहीं डालना चाहती हैं। इस तरह की नाकाबंदी का ईरान की पहले से ही खराब इकोनॉमी पर क्रिपलिंग इफेक्ट्स होगा और साथ ही ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन्स पर भी, जिसका असर सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर के कंट्रियों पर भी पड़ेगा। आज की तारीख में भी सिचुएशन बहुत अनस्टेबल बनी हुई है। शुरुआती यूएस इजरायली अभियान ने ईरान के ज्यादातर टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है और उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शुरुआती रिटेलिएटरी सैल्वोज वेस्टर्न और इजरायली डिफेंस के सामने बेअसर साबित हुए हैं। अब दुनिया अगले कदम का इंतजार कर रही है। क्या ईरान के प्रॉक्सी, खासकर हिजबुल्लाह, पूरी तरह से इस लड़ाई में कूदेंगे? क्या ईरान में अंदरूनी दबाव से शासन गिर जाएगा, जो हमलों का असली मकसद था? या फिर बेदम हुआ लेकिन फिर भी खतरनाक स्टेट अपैरेट्स खुद को मजबूत करके हमलों की एक और ज्यादा विनाशकारी दूसरी लहर शुरू करेगा? ये लड़ाई मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये प्रॉक्सी वॉर्स और गुप्त ऑपरेशन से एक क्षेत्रीय शक्ति और एक सुपर पावर के बीच सीधी लड़ाई की ओर बदलाव को दिखाता है। इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ ईरान का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र का जियोपॉलिटिकल मैप भी बदल देगा। एक बड़े कॉन्फ्लैग्रेशन की संभावना, जिसमें और ज्यादा देश शामिल हो सकते हैं और जिससे कैटास्ट्रोफिक ह्यूमन और आर्थिक नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने दुनिया को एक नए और खतरनाक दौर में धकेल दिया है, जिसके नतीजे अभी सामने आने शुरू ही हुए हैं।